बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला जो लेक्चर है ये है इंडक्शन ऑफ लेबर के ऊपर जो मैंने लेक्चर्स बनाने हैं ये उनमें से एक लेक्चर है इंडक्शन ऑफ लेबर के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस लेक्चर के जैसे मैं स्क्रीनशॉट्स शेयर नहीं करूँगा। तो आप जो है, वैसे तो सिंपल सा लेक्चर है, ईबीएम से ही मैंने बनाया है, ईबीएम और नाइस की गाइडलाइन से। तो अगर आप मीन्स उसके नोट्स बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये लेक्चर जो है थोड़ा सा मीन्स लंबा होगा, 2 या 3 वीडियोस में होगा। मीन्स 40 30 40 मिनट की एक वीडियो होगी। उसकी वजह यह है कि लेबर बेसिकली उन टॉपिक्स के अंदर, एक तो यह है कि मींस लेबर में से जो एमसीक्यूज आते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। दूसरा यह है कि लेबर जो है ना, जिस तरह हमें मींस ट्रेनिंग के दौरान में लेबर का मींस लेबर प्रैक्टिस करवाई जाती है, बेसिकली लेबर वैसे है नहीं। तो मैं बेसिक लेबर के लेक्चर्स के ज़रिए मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट्स जो मेरी तरह के हैं, जिनको जिनको लेबर समझ ही नहीं आई, तो उनको मैं थोड़ा सा समझा सकूं। मींस उससे ये है कि आपको लेबर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगा। और दूसरा ये है कि फ्यूचर में आप पेशेंट्स को जैसे बेटर बेटर गाइड कर सकते हैं, बेटर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे लेबर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सोसाइटी हो या कोई भी नेशन हो, कोई भी कंट्री हो, तो मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि उसकी जो डेवलपमेंट है या उसकी जो एक मॉरल मॉरल अथॉरिटी है, वो मींस बिल्डिंग्स या मींस सड़कें या मींस हाउसिंग सोसाइटीज़ से नहीं जज की करनी चाहिए। मींस हमें उनके लेबर वार्ड्स में जाकर देखना चाहिए और फिर उनके कब्रिस्तानों में जाकर देखना चाहिए। लेबर वार्ड में इसलिए कि वहाँ पे मींस आपकी नई जनरेशन पैदा हो रही है, तो किस तरह आप उसको वेलकम कर रहे हैं, कितने मींस मैं अपने हॉस्पिटल से बेसिकली कंपेयर करना चाह रहा हूँ। जो पाकिस्तान में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो आप देखें कि हमारी नई जनरेशन किस तरह पैदा हो रही है। ठीक है। कितने साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में पैदा हो रही है, कितना हम प्रोटोकॉल से उनको वेलकम कर रहे हैं। और फिर इसी तरह कब्रिस्तानों में, क्योंकि हमारी जो जाने वाली जनरेशन है, जो हमारे जैसे डेड लोग हैं या जो फौत हो जाते हैं, उनको मींस कब्रिस्तानों में दफनाया जाता है। तो आप उन कब्रिस्तानों की मींस आप बाद में हालात देखें कि मींस उन्हीं कब्रिस्तानों में जानवर फिर रहे होते हैं, उन्हीं कब्रिस्तानों में मींस सारे जैसे गंदगी के ढेर लगे होते हैं, और उन्हीं कब्रिस्तानों में हमारे आबाओ व अजदाद जो हैं वो दफन है। तो बेसिकली दिस शोज़ कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हम एज अ कॉम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी हम मींस करते हैं, या मींस कितनी हमारी वैल्यू है। ठीक है। ये बिल्डिंगें, सड़कें, मींस बड़े बड़े महलात, ये सेल्फ रिस्पेक्ट को शो नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट ये शो करती है कि लेबर वार्ड में देखें और फिर कब्रिस्तान में देखें क्या हो रहा है। ठीक है। तो बहरहाल इंडक्शन ऑफ लेबर। अब इंडक्शन ऑफ लेबर के ऊपर मीन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, एक तो ये कि स्पेशली जब ईडीडी टूवर्ड्स द वेरी एंड, जब ड्यू डेट्स आ जाती हैं, तो आप ये देखें कि पेशेंट्स भी थोड़े एंक्शियस होते हैं। और फिर घर में भी जैसे जो लोग होते हैं वो हर टाइम एक यही सवाल होता है कि मीन्स अभी तक जैसे बच्चा पैदा नहीं हुआ या अभी तक बेबी नहीं आया। तो इंडक्शन ऑफ लेबर का जो है कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडक्शन ऑफ लेबर जो है ये मैंने मींस कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, सबसे पहले तो क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, मींस उसके मेथड्स क्या हैं, मींस क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये जो है दो जगह से मैंने बनाया है। एक तो सबसे पहले तो ये है कि ये सबसे रीसेंट नवंबर 2021 की ये इंडक्शन ऑफ लेबर की नाइस की गाइडलाइन है। और फिर ये एम आर सी ओ जी ई बी एम जो है एम आर सी ओ जी के प्रेपरेशन के लिए जैसे बुक है। तो मेनली तो मींस ये जो गाइडलाइन है यही मैटर करती है।
और इसी में से ही सीपीएसपी के एमसीक्यूज हल हो जाते हैं, लेकिन लेबर को प्रॉपर इंडक्शन ऑफ लेबर को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैंने ये लेक्चर बनाया है। अब इंडक्शन ऑफ लेबर इज़ द प्रोसेस बाय विच लेबर इज स्टार्टेड प्रायर टू इट्स स्पॉन्टेनियस ऑनसेट बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन ऑफ यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस or progressive cervical effacement and dilatation, leading to active labor and birth. The clinical need for induction of labor occurs when it is perceived that the outcome of the pregnancy will be improved if it is interrupted by induction, labor and birth. तो ये मीन्स बेसिकली तो डेफिनेशन है, एज सच एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंडक्शन ऑफ लेबर बेसिकली हम खुद से स्टार्ट करते हैं लेबर के प्रोसेस को, जिसमें सर्विक्स की फेसमेंट, डायलेटेशन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ये शामिल है। तो इंसिडेंस हर 5 में से एक प्रेगनेंसी को इंडक्शन ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ जाती है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। ले तो जो परसेंटेज जो इंडक्शन की मींस परसेंटेज है वो 20% है। ठीक है, आप ये देखें यूके के अंदर 20% है। और फिर ये मुख्तलिफ जैसे उन्होंने फिगर्स आगे मीन्स जैसे बातें लिखी हुई हैं, ये सच इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि एक लेक्चर को कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि बुक प्रिंट हो जाए। तो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, इंसिडेंस हमें पता होना चाहिए, फिर इंडिकेशंस। अब आप ये देखें कि इंडिकेशंस जो हैं, सबसे पहले तो जैसे हमारे जहन में आता है प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी, यूट्रोप्लेसेंटल insufficiency, IUGR, oligo, abnormal uterine umbilical artery Dopplers, non-reassuring CTG, PROM, severe eclampsia, IUD, unexplained antepartum hemorrhage, chorioamnionitis। तो प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी जैसे सबसे पहले तो हमारे जहन में यही आता है प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। तो अब इन सारी ये जो मुख्तलिफ इंडिकेशंस हैं इंडक्शन ऑफ लेबर की, इनके ऊपर आगे मैं थोड़ा थोड़ा कमेंट करूंगा। फिर मैंने कोशिश की है कि टाइमिंग हमें पता हो कि हम कितनी देर तक लेकर जा सकते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी को, और फिर हमें इंड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, there is inadequate evidence for induction for suspected fetal macrosomia. Some advocate induction around 40 to 41 weeks with an aim of preventing further intrauterine growth and associated risk like shoulder dystocia and birth trauma. तो अब नेक्स्ट बार हम जो इंडिकेशंस हैं, अब सबसे पहले तो आप ये देखिए प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। अब प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी के बारे में ईबीएम ये कहती है, और फिर ये उसके इधर नाइस की गाइडलाइन ये कहती है। अब ईबीएम ये कहती है कि अगर प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी हो तो टर्म +7 से लेके टर्म +14 तक हम वेट कर सकते हैं, बीच में किसी भी टाइम हम इंडक्शन करा सकते हैं। ये T+7 या T+14 का मतलब ये है कि जो ईडीडी होती है उसको हम टर्म कंसीडर करते हैं कि 37 वीक से लेके ईडीडी जब हो जाती है दैट इज कंप्लीट टर्म। ठीक है, तो 37 पे टर्म स्टार्ट होती है, ईडीडी के ऊपर टर्म ख़त्म होती है। तो उसके बाद 41 वीक्स को लिखने की बजाय या 42 वीक्स को लिखने की बजाय नाइस ये कहती है कि बेटर तरीका ये होता है कि आप लिखें टर्म के ऊपर कितने दिन हो गए हैं, यानी कि 41 वीक्स जो है वो टर्म +7 डेज है, 42 वीक्स टर्म +14 है। तो नाइस ये कहती है कि 42 वीक्स के ऊपर आप इंडक्शन मींस कर देनी चाहिए। 41 से 42 के दरमियान में किसी भी टाइम आप इंडक्शन करें तो वो ठीक है मींस। ठीक है, मैक्सिमम नाइस ये कहती है कि आप रेकमेंडेड ये है कि टर्म +13 तक आप वेट करें और टर्म +14 पर आप कर दें। इसमें ये होता है कि यूके के अंदर जैसे वो जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने अब जैसे नाइस की इस बात को सामने रखते हुए टर्म +7 से टर्म +14 वो इनके बीच में कोई एक अपनी डेट डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जिस हॉस्पिटल में मैं यूके में काम कर रहा हूँ, जैसे इधर मैं यूके में अल्लाह का शुक्र है काम कर रहा हूँ, तो इधर टर्म +12 उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अपना कट ऑफ टर्म +12 जो है वो हॉस्पिटल का कट ऑफ है कि टर्म +12 के ऊपर आप इंडक्शन बुक कर देते हैं।
ठीक है, जैसे अगर आप पहले भी बुक कर रहे हैं तो आप टर्म+12, अगर कोई इशू नहीं है पेशेंट को। लेकिन नाइस ये कहती है कि टर्म+7 से टर्म+14 किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। ये जैसे आप ये देखें कि प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, देयर इज एस्टेब्लिश्ड एविडेंस दैट द रिस्क ऑफ पेरीनेटल मॉर्टेलिटी इंक्रीजेज विद द गेस्टेशनल एज बियॉन्ड 40 वीक्स। ये बेसिकली तो यही है कि पेरीनेटल मॉर्टेलिटी या स्टिल बर्थ का रिस्क इंक्रीज हो जाता है फॉर टर्म के बाद, 40 वीक्स के बाद। तो फिर आप ये देखें कि फर्दर systemic review of randomized control trials shows that expectant management compared to IUL after 41 weeks gestation is associated with higher rates of perinatal death despite the overall incidence very low. ओवरऑल इंसिडेंस तो कम होता है, लेकिन बहरहाल टर्म+7 से टर्म+14 के दरमियान प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी के लिए किसी भी टाइम हम इंडक्शन कर सकते हैं। और वुमेन हु चूज नॉट टू हैव IUL शुड बी ऑफर्ड एडिशनल एंटीनेटल मॉनिटरिंग विच शुड इंक्लूड एज अ मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग एंड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन फॉर लाइकर वॉल्यूम मेजरमेंट ट्वाइस वीकली। यानी कि ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाज़ात कुछ पेशेंट्स, पाकिस्तान में तो इतना मसला नहीं होता, पेशेंट हमारी बात को मानता है, लेकिन यूके के अंदर जैसे बाज़ात कुछ पेशेंट्स वो कहते हैं हमने इंडक्शन नहीं करनी, उनकी एक जैसे अपनी स्टोरीज होती हैं या उन्होंने बातें सुनी होती हैं। तो फिर ट्वाइस वीकली सीटीजी और ट्वाइस वीकली स्कैन AFI एमनियोटिक फ्लूइड देखने के लिए 42 वीक्स के बाद किया जाता है। ये वाली जो बात है ये अक्सर MRCOG एग्ज़ाम के अंदर जो MCQ के तौर पे आ जाती है। और अब आप ये देखें कि ये फिर इम्पॉर्टेंट एक बात है, ये CPSP का MCQ भी है कि इंडक्शन प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी जैसे टर्म+7 के बाद या टर्म+14, मीन्स के टर्म+7 से टर्म+14 के दरमियान में आप इंडक्शन बेसिकली करते क्यों हैं। तो ये वाला CPSP का जो है ना वो मीन्स MCQ आता है। वो MCQ ये है कि इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ सिजेरियन बर्थ, यानी कि अगर आप टर्म+7 से आगे चलते जाएंगे 14 मीन्स 15 16, सिजेरियन सेक्शन का चांस बढ़ता जाएगा। इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ द बेबी नीडिंग एडमिशन टू अ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ स्टिल बर्थ एंड न्यूनेटल डेथ। तो ये वाला जो है ये CPSP का MCQ आता है। उसके अंदर उन्होंने इनमें से किसी एक चीज़ को इंक्रीज लिखा होता है, किसी को डिक्रीज लिखा होता है। तो आपने बेसिकली MCQ ये होता है कि आप प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी की टर्म+7 के बाद या टर्म+14 के ऊपर जब इंडक्शन करते हैं तो बेसिकली आप क्या प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, MCQ इस तरह का होता है कि थोड़ा ट्रिकी होता है। फिर नीचे इंक्रीज डिक्रीज लिखा होता है। तो प्रिवेंट आप क्या करते हैं जब आप इंडक्शन करते हैं प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी की, तो बेसिकली आप सिजेरियन प्रिवेंट करते हैं, आप न्यूनेटल एडमिशन प्रिवेंट करते हैं, आप स्टिल बर्थ प्रिवेंट करते हैं और न्यूनेटल डेथ को प्रिवेंट करते हैं। फिर फीटल मॉनिटरिंग आप ये देखें कि नाइस, और जो क्योंकि EBM भी बेसिकली नाइस को ही सामने रखकर बनाई जाती है, ट्वाइस वीकली CTG और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, ये दोनों जो हैं, ये वाला CPSP का MCQ है और ये वाला जो है ये MRCOG 2 का MCQ है। ठीक है, ये दोनों MCQs हैं। और फिर ये वाली जो है ये प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी की हमें पता होना चाहिए, टर्म+7 से टर्म+14 के दरमियान हमें पेशेंट को इंडक्शन ऑफर कर देनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन, वो है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। अक्सर बेबी जब स्मॉल होता है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, जिसको हम मींस आप ये देखें यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशेंसी से भी मींस वो उसमें भी चला जाता है कि बाजुकात यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशेंसी की वजह से होता है, बाजुकात डॉपलर अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर ठीक होता है, AFI भी ठीक होता है, बच्चा वैसे भी हरकत ठीक कर रहा होता है, लेकिन लेस दैन 10th सेंटाइल होता है, जिसको हम SGA बोलते हैं, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। तो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज जो है उसके अंदर 37 वीक्स जैसे ही मींस पहुंच जाएं तो उसके बाद हम इंडक्शन कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ्स है ना, ये बेसिकली ये कि एक जैसे स्मॉल बेबी है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो एटलीस्ट वो कहते हैं 37 तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि 37 के ऊपर आप जो है फौरी तौर पे अगर सब कुछ ठीक है आप इंड्यूस कर दें, मींस कि आप 37+2, 37+3, 37+6, 38 तक भी जा सकते हैं, लेकिन वो आप
कि वो आपने बेसिकली असेस करना होता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। लेकिन मिनिमम 37 तक जैसे कोशिश की जाए कि बच्चा जो है वो चला जाए। लेकिन अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज की हम इंडक्शन करते हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कौन सा इंडक्शन एजेंट प्रेफर किया जाए, नॉन हार्मोनल या हार्मोनल। नॉन हार्मोनल के अंदर यूजली मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, हार्मोनल के अंदर यूजली जैसे प्रोस्टिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो कौन सा मेथड प्रेफर, देखें स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज के अंदर दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैकेनिकल, जिसके अंदर मींस फॉलीज कैथेटर या डायलापैन जैसे होता है, वो तो यूज़ किया ही जा सकता है। हार्मोनल भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हार्मोनल में जैसे आगे मैं बताऊंगा, आगे लेक्चर में आएगा कि हार्मोनल पेसरी की फॉर्म में भी होते हैं, टैबलेट की फॉर्म में भी होते हैं, जेल की फॉर्म में भी होते हैं। तो अगर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज के अंदर हमें हार्मोनल यूज़ करना पड़े तो उसमें पेसरी जो कि स्लो रिलीजिंग होता है उसको प्रेफर किया जाता है। जेल और टैबलेट को दिया जा सकता है, लेकिन इट विल बी अ सीनियर कंसल्टेंट डिसीजन, यानी कि एक कंसल्टेंट डिसीजन होगा कि आप सारे रिस्क फैक्टर्स को असेस करके जो है फिर आप उसको जो है जेल या टैबलेट वाला प्रोस्टाग्लैंडिन दें। आप उसको मैकेनिकल तो लाजमी दे सकते हैं, और आप उसको प्रोपेस जो है, जो कि एक पेसरी होती है हार्मोनल, वो भी ला दे सकते हैं। लेकिन जो जेल और टैबलेट है वो आप सीनियर डिसीजन होता है। उसकी वजह ये होती है कि हम स्मॉल बेबी को यकदम अगर हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए तो स्ट्रेस हो जाएगा, इससे फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए यूजली जेल या टैबलेट को अवॉइड किया जाता है। अब इसी तरह फिर हमने ये देखना होता है कि एक तो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी है लेकिन डॉपलर उसके ठीक हैं, या डॉपलर रेज्ड हैं, या डॉपलर जो है वो एब्सेंट है, या डॉपलर जो है वो रिवर्स हैं। इन चीज़ों को भी हमने देखना होता है। अगर तो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी हो, डॉपलर ठीक हो, तो आप उसकी नॉन हार्मोनल और हार्मोनल इंडक्शन कर सकते हैं। अगर डॉपलर रेज्ड है तो आप उसकी नॉन हार्मोनल भी कर सकते हैं। हार्मोनल के अंदर आप उसकी मीन्स जैसे मैंने बताया पेसरी को प्रेफर करते हैं। अगर डॉपलर एब्सेंट है या डॉपलर जो रिवर्स है, इसमें यूजली जो, और स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है, इसमें यूजली जो है ना, यूजली इंडक्शन पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करे तो मीन्स उसको रिस्क के साथ जो है उसको बताया जा सकता है या की जा सकती है, लेकिन सिजेरियन सेक्शन को प्रेफर किया जाता है। रेकमेंडेशन सिजेरियन सेक्शन की होती है एब्सेंट और रिवर्स में। रेज्ड डॉपलर के साथ इंडक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। However, rates of emergency cesarean sections are increased in this group. Undergoing induction and continuous fetal heart rate monitoring is recommended once regular contractions commence. तो small जो means आप जैसे मैंने आपको बताया कि low threshold होती है। A fetal growth restriction. Do not induce labor if there is fetal growth restriction with confirmed fetal compromise. अब आप यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, ऑफर सिजेरियन बर्थ। ये जो confirmed fetal compromise है ये एब्सेंट और रिवर्स होता है, ठीक है। नॉर्मल डॉपलर्स विथ स्मॉल बेबी, रेज्ड डॉपलर विथ स्मॉल बेबी, इन दोनों में फिर भी इंडक्शन की जा सकती है केयरफुल एंड लो थ्रेशोल्ड, लेकिन एब्सेंट और रिवर्स के अंदर सिजेरियन सेक्शन को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये मैं बेसिकली वो वाली इंडिकेशंस हैं जो रोज़ रोज़ डेली बेसिस पर जैसे ओपीडी में हम पेशेंट्स देखते हैं। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी की हम इंडक्शन करते हैं, स्मॉल बेबी की हम इंडक्शन करते हैं। फिर आप ये देखें रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स का अगर पेशेंट आता है, पेशेंट हु प्रेजेंट ऑन 2 or more occasions with reduced fetal movements are at increased risk of poor perinatal outcome compared with those who attend on only one occasion. There are currently no studies to determine whether interventions such as induction of labor alters perinatal mortality or morbidity. NICE recommends that the decision to induce labor at term in a woman who presents recurrently with reduced fetal movements when the growth, liker, volume, and CTG appear normal must be a carefully consultant-led counseling या decision.
तो रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स अगर किसी पेशेंट को हो रही हो और कोई और रिस्क फैक्टर ना हो तो कोशिश की जाती है कि 39 वीक्स तक किसी ना किसी तरह उसको जो है हम ले जाएं प्रेगनेंसी को, और 39 वीक्स के ऊपर इंडक्शन की जाती है। ठीक है, जैसे आप ये देखें नाइस की गाइडलाइन ये कहती है, बल्कि ये रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स की गाइडलाइन है। Women should be advised to be aware of their baby's individual pattern of movements. If they are concerned about a reduction in or cessation of fetal movements after 28 weeks of gestation, they should contact their maternity unit. अब reduced fetal movements क्या होती हैं? If women are unsure whether movements are reduced after 28 weeks of gestation, they should be advised to lie on their left side and focus on fetal movements for 2 hours. If they do not feel 10 or more movements, discrete movements in 2 hours, they should contact their midwife. Reduce fetal movements के ऊपर 39 वीक्स, ठीक है, कि कोई ये ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि नाइस की गाइड और रिड्यूस फीटल मूवमेंट की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए यूके के अंदर हॉस्पिटल अपनी गाइडलाइंस बना लेते हैं। तो रिड्यूस फीटल मूवमेंट के ऊपर जो हॉस्पिटल की गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है तो कोशिश करें कि 39 वीक्स तक आप पेशेंट को ले जाएं, जैसे कि आप उसका स्कैन कराएं, एएफआई कराएं, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर कराएं, सीटीजी कराएं। लेकिन अगर बार बार रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स हो रही हैं तो फिर आप उसको मीन्स 39 से पहले भी इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक रूटीन में है, जैसे मीन्स दो टूवर्ड्स द वेरी एंड बाजुकात पेशेंट एंग्जाइटी की वजह से भी रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स फील करता है, तो एंग्जाइटी की वजह से कि एक्चुअली रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स होती नहीं है, तो बेसिकली उसको 39 या 38 पर इंड्यूस करने से चांस ये होता है कि फेलियर ऑफ इंडक्शन हो जाएगा। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि कोशिश करें कि एटलीस्ट 39 तक ले जाएं। क्योंकि ये 39 इसलिए कहा हुआ है क्योंकि रिड्यूस फीटल मूवमेंट एक सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है मदर की, और काफ़ी सारे स्टिल बर्थ्स के अंदर जिनमें जिनकी कोई रीज़न नहीं होती उसमें रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स का कहीं ना कहीं एलिमेंट होता है। इसलिए नाइस की गाइडलाइन ने एक ओपन छोड़ा हुआ है कि 39 तक आप ले जाके उसको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ उसमें गाइडलाइन ये कहती है कि 39 वीक्स तक ले जाके आप उसको ऑफर कर सकते हैं इंडक्शन। ठीक है, आप उसको ये बता सकते हैं कि हमारी गाइडलाइन के मुताबिक हम ऑफर कर रहे हैं, वरना और कोई रीज़न नहीं है, सीटीजी भी ठीक है, स्कैन भी ठीक है, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक है। तो उसमें फिर पेशेंट ये होता है कि पेशेंट चूज़ करता है कि वो इंडक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अर्ली जितनी आप 39 वीक्स पे इंडक्शन करेंगे तो फेलियर के ज़्यादा चांस हैं एज़ कम्पेयर टू 40 वीक्स, और इसी तरह 40 वीक्स पे फेलियर के ज़्यादा चांस हैं एज़ कम्पेयर टू 41 वीक्स। ठीक है, ये रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है प्री मेच्योर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जिसको हम पी प्रॉम भी बोलते हैं। अब पी प्रॉम बेसिकली वो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं जो 37 वीक से पहले हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली तो आप ये देखें कि पी प्रॉम के अंदर मॉनिटरिंग की जाती है पी प्रॉम की, जिसमें आप पेशेंट के जैसे कि वीकली ब्लड्स करते हैं और पेशेंट को आप गाइड करते हैं कोरियोमनिनाइटिस के सिम्टम्स के लिए। ठीक है, तो और कोशिश ये की जाती है कि पी प्रॉम का पेशेंट 37 वीक्स तक पहुंच जाए, और 37 वीक्स तक पहुंचकर फिर आप उसकी इंडक्शन कर देते हैं। अब इंडक्शन एजेंट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं ये हम आगे मींस डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखें कि evidence from randomized control trials shows that immediate induction of labor is associated with reduced incidence of chorioamnionitis. However, the increased risk of neonatal morbidity due to prematurity prior to 34 weeks gestation has led to recommendation that induction is inappropriate unless there are clinical, यानी कि 37 वीक्स तक आप कोशिश करते हैं कि वो चले जाएं। अब जैसे आप ये देखें, ये नाइस की गाइडलाइन है, राइट साइड पर ये कहती है इफ ए वुमन हैज प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स डू नॉट कैरी आउट इंडक्शन बिफोर 34 वीक्स अनलेस देयर आर एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस, इन्फेक्शन है या फीटल कंप्रोमाइज है, ऑफर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट अंटिल 37। यानी कि वो 34 से पहले तो बिल्कुल नहीं करना, 34 के बाद आप
34 से 37 के दरमियान में आप कंसीडर कर सकते हैं, और 37 पर जाकर आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि ऑफर आपने रेकमेंडेड करनी है। इफ अ वुमन हैज प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स आफ्टर 34 वीक्स but before 37 and has had a positive group B streptococcus test at any time, फिर तो आपने immediate induction करनी है ना। आप ये देखिए कि GBS भी एक एलिमेंट है, कि पी प्रोम है 34 वीक से पहले, GBS है और पी प्रोम है, तो आपने फिर नहीं इंडक्शन करनी। 34 या 34 से ज़्यादा है, पी प्रोम है और GBS है, तो फौरी इंडक्शन करें। पी प्रोम है और GBS नेगेटिव है तो कोशिश करें 37 तक चला जाए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये MRCOG के एग्जाम में भी मैं इसकी जो इसके MCQs आते हैं, ये GBS, पी प्रोम और प्रोम। ठीक है, ये हो गया पी प्रोम। अब ये देखें, ये पी प्रोम में 37 वीक्स तक, और अब ये है प्रोम, यानी कि जो टर्म के बाद है। ठीक है, तो उसमें आप ये देखें कि प्रोम के अंदर अगर तो GBS नेगेटिव है तो 24 आवर्स तक वेट किया जाता है। 37 वीक के बाद जो मेम्ब्रेन बैग रप्चर होते हैं, उसमें दो ऑफर्स हैं नाइस की। अगर आप गाइडलाइन को पढ़ें तो नाइस की गाइडलाइन ये कहती है कि या तो आप उसको एज सुन एज अर्ली, जैसे 37+6 है और मेम्ब्रेन बैग्स जो हैं रप्चर हो गए हैं, लेकिन पेशेंट जो है आपके पास आई है, मीन्स के पी प्रोम उसको प्रोम हो गया, श्रॉम हो गया, या श्रॉम स्पॉन्टेनियस रप्चर, प्रोम प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो अगर उसको प्रोम या श्रॉम हो गया है, आपने कंफर्म कर लिया है, लेकिन पेशेंट को टाइटनिंग्स नहीं आ रही, पेशेंट आपको नहीं लग रहा लेबर में जा रही है, तो या तो उसको उसी टाइम ऑफर कर दें या फिर 24 आवर्स वेट करें। ठीक है, ताकि वो खुद से स्पॉन्टेनियस में चली जाए, क्योंकि डेफिनेटली जो इंडक्शन है एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, इंडक्शन हैज़ गॉट सम रिस्क ऑफ हैविंग इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो आप ये देखें, ऑफर वुमेन विद प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एट टर्म एट और आफ्टर 37, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट या इंडक्शन ऑफ लेबर एज सुन एज पॉसिबल। आप ये देखें, ये नाइस की गाइडलाइन है। उन्होंने कहा है कि दिस इज कम्प्लीटली अप टू वुमेन, या तो उसी टाइम ऑफर कर दें या 24 आवर्स। मेजॉरिटी ऑफ दी वुमेन जो है, मेजॉरिटी ऑफ दी वुमेन वो 24 आवर्स तक वेट करना पसंद करते हैं, कि जी जब आप उनको ये कहते हैं कि 24 घंटों के अंदर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट के चांसेस हैं, तो वो कहते हैं कि चलें ठीक है, अगर हमने इंडक्शन ही करानी है तो हम 24 घंटों के बाद करा लेंगे। लेकिन GBS पॉजिटिव जहन में रखें कि अगर GBS पॉजिटिव होगा तो आपने फौरी तौर पर इंडक्शन करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस GBS स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये CPSP के अंदर भी MCQ आता है और ये MRCOG 2 के अंदर भी MCQ आता है। तो अब आप ये देखें कि हमारे मुख्तलिफ प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, ये मीन्स स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, दिस इज़ रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स, दिस इज़ प्री मेच्योर, पी प्रोम, दिस इज़ प्रोम। अब नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। मल्टीपल प्रेगनेंसीज के अंदर आप ये देखें कि DCDA ट्विन है तो उसको 37 वीक्स तक आप ले जा सकते हैं, और आप उसकी इंडक्शन कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड से कर सकते हैं, प्रोपेस्पेसरी से कर सकते हैं, प्रोस्टन भी उसको आप दे सकते हैं। MCDA ट्विन है तो आप मोनोकोरियोनिक है उसको 36 वीक्स के ऊपर आप करते हैं, और अगर ट्रिपलेट हैं तो 35 वीक्स के ऊपर आप उसको करते हैं। ठीक है, इनमें एक होता है मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। ठीक है, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक में यूजुअली मींस वो कहते हैं सिजेरियन सेक्शन प्रेफर किया जाता है। ठीक है, मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक में आप इंडक्शन कर सकते हैं, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक के अंदर यूजुअली सिजेरियन सेक्शन को प्रेफर किया जाता है। इसी तरह ट्रिपलेट के अंदर भी सिजेरियन को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन इंडक्शन अगर पेशेंट चाहती है तो वो भी की जा सकती है। तो आप ये देखें कि ट्विन प्रेगनेंसीज के ये इतनी मैक्सिमम जो है गेस्टेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है मटरनल रिक्वेस्ट। फिर अब ये, और फिर ये ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस और फीटल माइक्रो, यहाँ तक पहली वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाता है मिटरनल रिक्वेस्ट। मिटरनल रिक्वेस्ट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले गाइडलाइन ये कहती थी कि मिटरनल रिक्वेस्ट के ऊपर आपने इंडक्शन नहीं करनी, लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आप ये देखें कि नाइस की जो नई गाइडलाइन है वो ये कहती है कि आप कंसीडर कर सकते हैं मिटरनल रिक्वेस्ट इंडक्शन, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें कि 39 वीक्स तक जो है प्रेगनेंसी पहुंच जाए। 39 वीक से पहले जो है आप ऑफर ना करें।
ये भी कैटेगोरिकली सीपीएसपी का मेरे ख्याल से नहीं, ये एमआरसीओजी के अंदर मैटरनल रिक्वेस्ट इंडक्शन का एमसीक्यू आता है, क्योंकि ये गाइडलाइन आप ये देखें ये चेंज हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डायबिटीज। अब ये मैटरनल बेसिकली आप ही देखिए, मैटरनल रिक्वेस्ट हो गया, मीन स्मॉल बेबी हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो गया, पी प्रॉम हो गया, प्रॉम हो गया, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी हो गया। अब मेडिकल कंसर्न्स होते हैं मुख्तलिफ, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस। इन तीनों के रूटीन की ये तीन कॉमन कंडीशंस हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं हम पेशेंट को ऑफर करते हैं इंडक्शन। जीडीएम में, जीडीएम के अंदर स्पेशली अगर वो जीडीएम डाइट के ऊपर है, ठीक है, अगर वो डाइट के ऊपर है तो टर्म+6 तक वेट किया जा सकता है। अगर वो जीडीएम मींस मेटफॉर्मिन के ऊपर है, कंट्रोल्ड है, तो कहीं ना कहीं 39-40 वीक्स तक वेट किया जा सकता है। लेकिन अगर इंसुलिन के ऊपर हो ना, इंसुलिन के ऊपर जीडीएम हो, और और फिर ये मैं वो वाली बात कर रहा हूँ जिसमें सब कुछ कंट्रोल होता है, क्योंकि एक अनकंट्रोल्ड भी तो है ना, कि अगर जीडीएम है लेकिन अनकंट्रोल्ड है, फिर तो 37 वीक्स तक बस आप कोशिश करते हैं पहुंच जाए, फिर हम डिलीवर करा लेते हैं। मैं ये वो वाली बात कर रहा हूँ जिसमें आइडियल सिनेरियो है कि जीडीएम कंट्रोल डाइट 10+6 तक ले जा सकते हैं, जीडीएम कंट्रोल्ड मेटफॉर्मिन 39 से 40 तक ले जा सकते हैं, जीडीएम ऑन इंसुलिन जो होती है ना वो 37 से 39 के दरमियान में आपने डिलीवर करना होता है। इसी तरह जो इस्टेब्लिश्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, उसको भी 37 से 39 के दरमियान में आपने डिलीवर करना होता है। ठीक है। तो आप ये देखें, ये वाला ये नाइस की गाइडलाइन है, एडवाइज प्रेग्नेंट वुमेन विद टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जो कि स्टैब्लिश्ड है, एंड नाउ नो अदर कॉम्प्लिकेशंस टू हैव एन इलेक्टिव बर्थ बाय इंड्यूस्ड लेबर और सिजेरियन सेक्शन बिटवीन 37 वीक्स एंड 38+6। तो ये 37 से 39 के दरमियान में। ठीक है। एडवाइज वुमेन विद गेस्टेशनल डायबिटीज टू गिव बर्थ नो लेटर देन टर्म+6, 40+6, अगर ये डाइट के ऊपर है। अगर मेटफॉर्मिन पर हो तो आप 40 पे कर सकते हैं, 39 से 40 पे कर सकते हैं। अगर इंसुलिन पर है तो 37 से 39, ये बस याद रखें। ठीक है। फिर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन वाला जो मरीज होता है, अगर तो पीआईएच है, सिर्फ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और सब कुछ ठीक है, तो आप उसको 40 तक भी ले जा सकते हैं, 39 तक भी, 38 तक भी। लेकिन अगर प्री इक्लम्शिया है, प्री इक्लम्शिया वाले पेशेंट को आप 37 वीक्स तक ले जाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो है ना आप कोशिश करते हैं कि इसको डिलीवर कर दिया जाए। नाइस की भी जैसे गाइडलाइंस ये कहती हैं। फिर एक तीसरा है ऑब्स्टैट्रिक कोलिस्टेसिस, ये भी रूटीन, ये बेसिकली इंडक्शंस की वो इंडिकेशंस हैं जो रूटीन में ओपीडी में हम देखते हैं। तो मैं उसके लिए बेसिकली मैंने कोशिश की है कि मैं एक कट ऑफ बता सकूं कि इस कट ऑफ के ऊपर आप जो है इस कट ऑफ तक आप पेशेंट को लेकर जाएं, और फिर आप मीन सेफली आप उसको लेकर जाएं और फिर कोशिश करें इंडक्शन की। अब ऑब्स्टैट्रिक कोलिस्टेसिस की जो है गाइडलाइन वो पहले मीन्स थी, लेकिन अब जैसे बदल गई है। अब वो ये कहते हैं कि ये जो बाइल एसिड्स का लेवल है ना, इसको सामने मद्देनज़र रखते हुए आपने इंडक्शन करनी होती है। यानी कि अगर तो बाइल एसिड्स 40 से कम है तो आप 40 वीक्स तक ले जा सकते हैं। अगर वो 40 से लेकर लेकिन 100 से कम है तो 38 से 39, और अगर वो 100 से ज़्यादा है तो 35 से 36 तक आप लेकर जाएं और आप डिलीवर कर दें। पहले ये था कि और पुरानी जो गाइडलाइन थी, जैसे ये यहाँ पर ये ईबीएम के अंदर पुरानी गाइडलाइन दी हुई है, ये नई गाइडलाइन अब आई है। तो पुरानी गाइडलाइन में ऑब्स्टैट्रिक कोलिस्टेसिस का था कि आप उसको 37 वीक्स तक लेकर जाएं, बेशक जितने एक दफ़ा अगर डायग्नोज हो गया, बाइल एसिड्स जितने मर्जी हों, तो आप 37 वीक्स तक लेकर जाएं और आप उसको डिलीवर कर दें। लेकिन नई गाइडलाइन ये कहती है कि आपने बाइल एसिड्स के लेवल्स को देखना है। आप 40 वीक्स तक भी ले जा सकते हैं, 38, 39, 37, 36, 35 पर भी डिलीवर कर सकते हैं, अगर बाइल एसिड्स जो हैं वो 100 या 100 से ज़्यादा है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि सस्पेक्टेड फीटल मैक्रोसोमिया। सस्पेक्टेड फीटल मैक्रोसोमिया जिसके अंदर आप ये होता है कि डायबिटीज़ नहीं है जैसे पेशेंट को, लेकिन सिर्फ टू बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है बच्चे का वेट ज़्यादा है, तो उसके अंदर मींस या आपको लग रहा है कि बच्चा बड़ा है तो आप इसकी इंडक्शन कर दें। तो उसमें वो कहते हैं कि नो, ऐसी मींस इंडक्शन नहीं करनी चाहिए सस्पेक्टेड फीटल मैक्रोसोमिया में। तो आप
There is uncertainty about the benefits and risk of induction of labor compared to expectant management, but with induction of labor देखें रिस्क तो शोल्डर डिस्टोशिया का या 3rd डिग्री 4th डिग्री का या सिजेरियन सेक्शन का डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि हर पासिंग डे और हर पासिंग वीक के साथ बच्चे का साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन वो एज सच उन्होंने रेकमेंड नहीं की कि अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है और आपको सिर्फ सस्पेक्टेड है फीटल मैक्रोसोमिया तो आप उसको इंडक्शन कर दें। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं है, लेकिन क्लिनिकली आप देखते हैं और क्लिनिकली आप ऑफर कर सकते हैं। और इसी तरह एडवांस्ड मैटरनल एज, तो आप ये देखें कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज शो दैट द एवरेज एज ऑफ वुमेन हैविंग देयर फर्स्ट बेबी इज इंक्रीजिंग, particularly in women aged over 35 years. Women over 40 have increased risk of intrapartum cesarean section and operative vaginal deliveries. The risk of stillbirth at 39-week gestation is similar in that of a 25 to 29 year old at 41 weeks. यानी कि एक 29 साल की खातून अगर 41 वीक्स पे हो और एक 40 साल की 39 पर हो तो उसका स्टिल बर्थ का रिस्क जो है वो बराबर है। तो 39 से 40 वीक्स के ऊपर एडवांस्ड मैटरनल एज, स्पेशली 40 और 40 से ज़्यादा की जो एज है उसको जो है हम इंडक्शन ऑफर कर देते हैं। फिर ब्रीच पोजीशन, यूजली ब्रीच के साथ इंडक्शन नहीं की जाती। अगर कोई पेशेंट चाहती है तो उसकी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की जाती है, लेकिन यूजली ऑफर नहीं किया जाता। फिर इसी तरह हिस्ट्री ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर, कि अगर किसी पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री है कि वो बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाती है। प्रेसिपिटेट लेबर ये होता है कि मींस मेरे ख्याल से 2 to 4 आवर्स के लेबर स्टार्ट हुई और 2 to 4 आवर्स के अंदर बेबी डिलीवर हो गया, दिस इज़ प्रेसिपिटेट लेबर। तो रूटीनली उसके अंदर इंडक्शन ऑफर नहीं की जाती, क्योंकि मींस पुरानी अगर हिस्ट्री ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर की तो फिर इंडक्शन ऑफर नहीं की जाती नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। उसकी वजह ये होती है कि हम उसको इंडक्शन ऑफर करेंगे, उसकी तो प्रेसिपिटेट लेबर की हिस्ट्री है, वो 2 से 4 घंटों में मींस इंडक्शन स्टार्ट होगी और कहीं डिलीवरी ना हो जाए, फिर वो अनसुपरवाइज्ड हो जाएगा। तो क्योंकि शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और वो मींस डिलीवरी हो जाएगी, तो इसलिए उसको भी मींस रूटीनली ऑफर नहीं किया जाता। फिर इंडक्शन ऑफ लेबर हैज सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस, डाउनसाइड्स एंड नॉक ऑन इफेक्ट्स एज वेल एज पोटेंशियल बेनिफिट्स. इट्स वाइटल दैट एनीवन बीइंग ऑफर्ड इंडक्शन इज आल्सो ऑफर्ड क्लियर एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, explanation of the limitations of current research and discussion of the wider issues so they can make the decisions that are right for them. अब ये मेथड्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब ब्रीफली जैसे मैं रिकैप करता हूँ, प्रेसिपिटेट लेबर की हिस्ट्री हो तो इंडक्शन ऑफर नहीं की जाती, एडवांस मैटरनल एज हो तो 39 से 40 पे ऑफर की जाती है, ब्रीच हो तो ऑफर नहीं की जाती, सस्पेक्टेड फीटल मैक्रोसोमिया विदाउट डायबिटीज़ यूजली ऑफर नहीं किया जाता, लेकिन ये क्लिनिकल जजमेंट होती है, क्योंकि फ़ायदा तो होता है कि क्योंकि बच्चा बड़ा होता जाएगा। और ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में पहले 37 पर करते थे, लेकिन अब बाइल एसिड्स के लेवल को देखकर इंडक्शन की जाती है। फिर हाइपरटेंशन में पीआईएच जो होता है उसको 40 वीक्स तक ले जा सकते हैं, लेकिन प्री क्लम्शिया, क्योंकि हम जहन में यूजली जब हाइपरटेंशन सोचते हैं तो प्री क्लम्शिया सोचते हैं, कोशिश की जाती है 37 वीक्स के बाद इसको डिलीवर कर लें। इसी तरह डायबिटीज़ जो इंसुलिन पर है 37 या अनकंट्रोल्ड तो आप 36-37 पे भी कर सकते हैं अनकंट्रोल्ड हो, लेकिन अगर कंट्रोल्ड इंसुलिन के ऊपर है तो 37-39 के दरमियान में, अगर वो मेटफॉर्मिन पर है तो टर्म तक, और अगर वो डाइट पर है तो टर्म +6 तक भी जा सकते हैं। फिर मैटरनल रिक्वेस्ट की अब इजाज़त दे दी गई है, 39 वीक्स के ऊपर आप कर सकते हैं इंडक्शन ऑफर कर सकते हैं। फिर ये मल्टीपल प्रेगनेंसी, फिर पी प्रॉम, फिर प्रॉम, और फिर रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स, फिर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, और फिर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। कहीं ना कहीं मेजॉरिटी 90% हमारी इंडक्शंस इन्हीं इंडिकेशंस के ऊपर हो रही होती हैं। इसलिए मैंने ये कैटेगोरिकली ये टाइमिंग्स लिखी हैं ताकि मीन्स हमें आइडिया हो सके कि किस टाइम पर हम इंडक्शन ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है इंडक्शन ऑफ लेबर की, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स डिस्कस करेंगे, उन मेथड्स की डिटेल्स डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।